इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे continuity of the current through the capacitor circuit. सो हमने पढ़ा था एम्पियर मैक्सवेल लॉ, और जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ में हमने पढ़ा था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई सी, दिट इज कंडक्शन करंट, प्लस म्यू नॉट टाइम एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। हम सर्किट डायग्राम सबसे पहले बनाना आपके साथ पसंद करेंगे और फिर हम आगे की चर्चा जारी करेंगे। देखिए हमारा इसके लिए जो सर्किट डायग्राम जिसको हमने टेक्स्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये कैपेसिटर है और इसको मैं कुछ मार्क कर देता हूँ। इसके एंड को, इस एंड को हम ए लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम बी लिख देते हैं, और ये बी पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और सी एंड के ऊपर नेगेटिव प्लेट, और इसको हम डी मार्क कर देते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर जो करंट है ये है आई, जो समय के साथ चेंज हो रहा है। एंड दिस पॉइंट ए टू बी इज रिप्रेजेंटिंग द कनेक्टिंग वायर्स, और यहाँ जो कैपेसिटर प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पार्ट इज द नेगेटिवली चार्ज एंड, राइट। सो इसमें जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट जो हमारा मेन हेडिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो करंट है, क्योंकि इस सर्किट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट ए से लेके बी तक जो है कनेक्टिंग वायर्स है, और बी से लेके सी के बीच में कनेक्टिंग वायर एब्सेंट है, यहाँ कैपेसिटर प्लेट है, और उसके बाद सी से लेके डी तक फिर कनेक्टिंग वायर है। हम इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो करंट है आई, दिस रिमेन कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द सर्किट, पर वो अपनी फॉर्म बदल लेगा और उसकी ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसको जो मेन स्टेटमेंट है उसको आप पहले ध्यान से हम पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी ये कॉन्टिन्यूस रहेगा अलोंग द इंटायर सर्किट, बट एवर ऑल्दो individual conduction current IC and displacement current may not be continuous, बट जो टोटल करंट होगा दोनों का सम जो है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। हम इस इक्वेशन से जो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है इसके बारे में हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको ये जानकारी देता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होगा, और ये वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन ये आपको ये बताता है कि जो कंडक्शन करंट है, मतलब द करंट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर्स इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने बी डॉट डी एल लिखा है इसका सोर्स क्या है, कनेक्टिंग वायर्स, करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। बट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन का जो ये वाला पार्ट है एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। सो डी फाई ई अपॉन डी टी से आप क्या समझ रहे हैं, इसको भी आपने जानना है कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने का मतलब होता है कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज हो रही है। हम इसको एलेबोरेट बेस से आगे डिस्कस करेंगे। अब आपने समझ जाना है कि ये वाला जो पार्ट है करंट का, ये बिकॉज ऑफ कनेक्टिंग वायर्स है। तो ये वाला जो करंट का पार्ट है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ये है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज। जो चार्ज इसमें जो कैपेसिटर प्लेट के ऊपर इकट्ठा होता है ये उसकी वजह से होता है। हम यहाँ लिख देते हैं, आपको आसानी होगी, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज दिस पार्ट ऑफ द करंट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज के एक्यूमुलेट होने से पैदा होता है। तो इसको हम फर्दर यदि ऐसे लिख दें, देखिए ये आएगा आपके पास B डॉट डी एल, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट टाइम डिस्प्लेसमेंट करंट। हमने यहाँ ये चेक करना है कि देखिए कुछ पार्ट में कंडक्शन करंट है और कुछ पार्ट में डिस्प्लेसमेंट करंट है। हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि इन दोनों का जो सम होगा, ये देखिए आई, ये है आई सी प्लस आई डी, दोनों का जो सम है ये पूरे सर्किट में कॉन्टिन्यूस रहेगा।
हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल करंट जो है जैसे आईसी और आईडी है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे सर्किट में कंटिन्यूस हो या ना हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम पहले फर्स्ट पार्ट ए बी को चूज करते हैं। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी। इस पार्ट में आप क्या देख रहे हैं? द करंट इन दिस पार्ट, the current in this part is because of the connecting wires. So this means that current IC will only exist, but there is no accumulation of charge. इस रीजन में मैं लिख देता हूं, इसमें चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा है। No accumulation of charge. So इस इक्वेशन में आपने क्या देखा कि ये तो accumulation of charge की वजह से ये कंपोनेंट आता है। This means that इस रीजन में ID क्या होगा? 0 होगा। सो फ्रॉम ए टू बी मैं यहां लिख सकता हूं कि जो आपका जो करंट है वो होगा IC प्लस 0। सो IC इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं। अब हम आगे चलते हैं। अब सर्किट का जो हमारा हिस्सा है फ्रॉम, मैं ऐसे लिखूं, फ्रॉम नाउ B टू C। तो यहाँ जो ये है आपकी इक्वेशन जो है वो करंट कैसे आ जाएगा? अब इसमें कनेक्टिंग वायर्स नहीं है, यहाँ हम डायग्राम में ही लिख देते हैं, बाकी आप लिख सकते हैं इसका टेक्स्ट। नो कनेक्टिंग वायर्स। अब इस रीजन में क्या है? कनेक्टिंग वायर्स नहीं है। यदि कनेक्टिंग वायर्स नहीं है तो कंडक्शन करंट 0 हो जाएगा। नो कनेक्टिंग वायर्स मीन्स कंडक्शन करंट इज 0। सो आई कैन से दैट I इज इक्वल टू, एज इट इज IC प्लस ID। तो इस केस में क्या होगा? IC वाला पार्ट 0 हो जाएगा। बट अब देखिए, जैसे आप इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके जो कैपेसिटर प्लेट के ऊपर चार्ज इकट्ठा होता चला जाता है। जैसे चार्ज इकट्ठा होता चला जाता है तो क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0A। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना या घटना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बढ़ने और घटने से रिप्रेजेंट आप करते हैं। तो यदि चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बढ़ने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? और ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस एप्सिलॉन 0, और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट इतना आएगा। अब आपने क्या देखा? आपने ये देखा फ्रॉम ए टू बी जो टोटल करंट है वो DQ अपॉन DT है, बट फ्रॉम B टू C ये जो टोटल करंट है एप्सिलॉन 0 d फाई E अपॉन DT है। और यदि ये करंट टोटल करंट है तो A टू B और B टू C सेम होना चाहिए। अब यदि होना तो सेम चाहिए, लग तो नहीं रहा हमें सेम, तो हम कोशिश करते हैं चेक करने की क्या ये दोनों एक ही है या नहीं है। इसके लिए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आप देखेंगे, हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। वी नो दैट हम ये जानते हैं कि जो फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है E डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। बट आप अपने सर्किट डायग्राम में आप ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो प्लेट के, ये देखिए इस तरीके से आप उसको देखेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ओके, और जो एरिया वेक्टर है दिस इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। तो इसको यदि मैं खोलूं तो खोलने के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट इट इज इक्वल टू EA cos 0 डिग्री एंड यू आर लेफ्ट विद E इंटू A। और अब इस पार्ट को आप, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं।
सो आपके पास आ जाएगा एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप लिख दें Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम A इंटू ए। सो आपके पास फ्लक्स का फार्मूला आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आप इसको उठा के इस पार्ट में पुट कर दीजिए। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और आई डी में पुट कर दीजिए। आपके पास अब क्या हो जाएगा, आई दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 और डी अपॉन डी टी ऑफ Q upon epsilon 0. So epsilon 0 is constant, you can take it outside. Epsilon 0 into 1 by epsilon 0, and you are left with dq upon dt. So at the end you have dq over dt. So I will mark this as equation number, this is equation number 2, and this is equation number 3. So from equation 1 and 3, what you see from equation 1 and 3, from equation 1 and equation 3. So equation 1 represent from A to B, equation 3 represent from B to C. But you will see total current here in this case is dq upon dt, and total current here in this case is also dq upon dt. So we can say that the sum of the currents IC plus ID, I is equal to IC plus ID displacement current. So we can say, that I that is equal to IC plus ID will remain equal to dq upon dt over the entire circuit. सारे सर्किट में जो नेट करंट है वो सिर्फ dq upon dt ही रहेगा. So this is the way to check the continuity of the equation. So this is what I am explaining, the equation number 8.5 of NCERT, and you must go through this article as it is related to the 8.2 displacement current. So next part of this is to understand about the Maxwell equations. क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, तो हमें ये सीखना है सबसे पहले कि किस तरीके से जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनको उनके बारे में जानना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने में कैसे अपना रोल अदा करता है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस. हमें ये समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें ये इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने में हेल्प करती है. इसमें इंट्यूशन आपको एक पैदा होगी कि हाँ बाकी ही ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगी. तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आर्टिकल उसको बेसिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इन इक्वेशंस की हेल्प से ये चीज़ें बड़े आराम से समझ आएंगी. तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले ये जो मैक्सवेल इक्वेशन, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं. जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमने इसे सीखना है कि ये आपको क्या दिखाती है और सिखाती है. तो दिखाती है कि ये वाला पार्ट जो आपको दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इसको मैं यदि ऐसे लिखूं, Gauss law for electricity, you have studied in electrostatics. This is what this equation is. This is E dot dA, that is electric flux. It is equal to Q by epsilon 0. So this is all about this equation. अब इस इक्वेशन को आपने यूज तो पहले भी किया है, हमें तो यहाँ सिर्फ ये देखना है कि आपको ये जानकारी क्या देती है. तो ये इक्वेशन आपको इस बात की जानकारी देती है, नंबर 1, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि आपने निकालना हो तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस यदि निकालना हो, आप 1 बाय एप्सिलॉन 0 करिए, गुणा का निशान लगाइए, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है. दूसरा ये जो इंफॉर्मेशन है, ये फार्मूला आपको क्या देता है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए ऐसे बना देते हैं, अनलेस इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट, अकेला चार्ज एग्जिस्ट करता है. आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट.
एक और इंफॉर्मेशन ये फार्मूला आपको देता है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। Third information is that the electric lines of forces do not form continuous closed path. Electric lines of forces do not form, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ने हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे हम। लाइंस ऑफ फोर्सेस हम बोलना पसंद नहीं करेंगे। I would like to say electric field lines. Field lines do not form continuous closed path. Alright, so there are three important information you can draw from the first Maxwell equation. So now we will shift to the second Maxwell equation, that is the Gauss law for magnetism. So I will try to draw the diagram in this way. So diagram is like this, and this is the equation. So as this part is giving the information about electric flux, so this equation provides us the explanation about the magnetic flux. So here in this equation, electric flux through a closed surface is equal to q by epsilon 0, but the magnetic flux through the closed surface is equal to 0. So this provides you the different information. तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ये डिब्बा बनाएं इधर, तो आप इस डिब्बे में ये लिख सकते हैं। So first information इसकी होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0. Magnetic flux through a closed surface मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0. अब यहाँ चलिए इस पार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, इस पार्ट के अकॉर्डिंग क्या जानकारी देता है, मैग्नेटिक जो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड, इसका हमने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है ऑलरेडी पहले। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन भी आप साथ साथ में कर सकते हैं। इसमें ये बताएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म continuous closed path. And one more thing, आप इसको चाहें अलग करके लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी आपकी इच्छा है। ये फ्लक्स 0 क्यों होता है, ये इसकी चौथी जानकारी है। This is additional information from this comparison. Magnetic flux entering the closed surface, magnetic flux
entering the closed surface is equal to magnetic flux leaving the surface. So this is the four important informations from these two Maxwell equations, but this has the least to do with the electromagnetic waves. So now the important part of the video, जहां आपको बहुत ध्यान रखना है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन. अब हम इसकी चर्चा करते हैं. थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इज E डॉट डी एल. इसको आप ऐसे पढ़ें, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. यहाँ से आपको ये सीखना है कि ये इक्वेशन आपको बताती क्या है. ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि जितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विल डेवलप इन सच ए वे टू अपोज द इंक्रीज और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ईएमएफ. ओके, सो ईएमएफ व्हाट डज दिस मीन, कि जो ये इक्वेशन आपको जानकारी क्या देती है, हम आज उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. हालांकि वीडियोस में हमने इस एक्सप्रेशन को ऑलरेडी कर रखा है. ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि जितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, उतनी तेजी से ईएमएफ, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है. ये इक्वेशन आपको बता रही है कि जितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है. इतनी जानकारी इस इक्वेशन से काफ़ी है, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद आ जाएगी. मैं ऐसे लिखूं, इसी के अकॉर्डिंग जो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट टाइम डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी. ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्शन करंट से भी पैदा होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट से भी पैदा होता है. अब ये पार्ट आपको ये बताता है, देखिए ये वाली इक्वेशन आपको ये बता रही है यदि तुम मैग्नेटिक फील्ड को बदलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा. ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, ये कैपेसिटर प्लेट के अंदर वाला पार्ट है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, ये कैपेसिटर का ये वाला पार्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पार्ट है. यदि यहाँ चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा. और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बदला तो जितनी तेजी से बदलेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. हम यदि गौर से इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड आता है. मीन्स इसका ये हुआ कि दोनों ही फील्ड यदि बदलें तो वो एक दूसरे को पैदा करते हैं. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, तब आपको ये बात बड़े ध्यान से याद करके रखनी. हालांकि हम वहाँ बोलने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, और जब वो मूव करती है तो किस तरीके से ये दोनों इक्वेशन वहाँ अपना रोल अदा करती हैं कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है. फिर उसके बाद आपकी इनको दोनों इक्वेशंस की फिजिकल मीनिंग जो है बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हो जाएगा. इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. धन्यवाद.